सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th का, मनी एंड क्रेडिट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे। पैसा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बार्टर सिस्टम। अब भाई ये बटर नहीं, बार्टर सिस्टम है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। Later on, when the society was divided into weavers, farmers, blacksmiths, etc. Later on, मतलब पुराने ज़माने में हमने आदिवासी के ज़माने में नहीं जाना है। हम जब इंसान थे उसी ज़माने में रहना है, थोड़े सा टाइम पीछे। When the society was divided into weavers, farmers, blacksmiths, etc. जब सोसाइटी हमारी वीवर्स में डिवाइडेड थी, किसानों में डिवाइडेड थी, लोहार में, मतलब ऐसे जो लोग थे जो किसी फील्ड में थे, जब उस फील्ड में डिवाइडेड थी, तो वहाँ पर नीड थी एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स की। क्यों एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स की नीड थी? क्योंकि भाई यहाँ पर देखो, अगर ब्लैक स्मिथ कुछ बना रहा है तो उसको फार्मर से ही फूड लेना पड़ेगा। अब वो जो लोहार है, लोहे की चीज़ें बना रहा है, उससे थोड़ा ना अपना पेट भर लेगा। गुड्स एक्सचेंज करने की नीड है। अब उस टाइम पे भाई पैसा तो था नहीं, है ना। पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं थी कि तुमने इतनी वैल्यू बनती है तुम्हारे गुड की और तुम इतना पैसा लो और तुम अपने इस पैसे से कुछ भी कर सकते हो। उस वक्त पैसा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब पैसा है। अब तो भाई हम पैसा दे सकते हैं कोई भी काम के लिए। उस समय पैसा नहीं था, जिस कारण देयर वॉज अ नीड टू एक्सचेंज गुड्स। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ये जो सिस्टम है, इसमें जब हम मतलब कोई भी चीज़ है उसको एक्सचेंज करते हैं, इसी सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। समझ आई बात? कि एक्सचेंजिंग गुड्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको आ जाए व्हाट इज वाटर सिस्टम, अब क्या लिखोगे? लेटर ऑन व्हेन द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वीवर्स, फार्मर्स, ब्लैकस्मिथ्स एक्सेट्रा, देयर वाज अ नीड टू एक्सचेंज गुड्स। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। भाई लेकिन भाई बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस तो बहुत हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है खुद सोचो ज़रा। टू पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड गुड्स मस्ट बी देयर टू सेटिस्फाई ईच अदर्स नीड। अब यहाँ पर दो लोग होने ही चाहिए, दो आदमी होने ही चाहिए जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। अगर एक बंदा भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो भाई एक्सचेंज ही नहीं करेंगे गुड्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। ये फार्मर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मर, और यहाँ पे एक टीचर है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब फार्मर चाहता है कि टीचर मेरे बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। लेकिन टीचर नहीं चाहती कि टीचर को क्रॉप्स की ज़रूरत ही नहीं, मतलब किसी चीज जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी नीड तो सेटिस्फाई नहीं हुई। टीचर को कोई और क्रॉप चाहिए, लेकिन इस फार्मर ये सपोज प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, सिर्फ ये कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन टीचर को चाहिए वीट। अभी इस बंदे के पास तो है नहीं। यहाँ पर दोनों की नीड सेटिस्फाई नहीं हुई। फार्मर की तो हो गई क्योंकि टीचर पढ़ा सकता है उस बच्चे को, लेकिन टीचर को क्या चाहिए? वीट चाहिए, लेकिन फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉटन। यहाँ पर दोनों की नीड सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर अगर फार्मर कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है और टीचर को भी कॉटन चाहिए, यहाँ पर दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर बार्टर सिस्टम चल जाएगा। समझ आई बात? यहाँ पर दो लोग होने ही चाहिए जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ये पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो डिवाइड नहीं किए जा सकते। इसको थोड़ा सा और दो पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं, मतलब इसको और एक्सप्लेन किया है। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम गुड्स की वैल्यू नहीं पता लगा सकते। देखो भाई, उस समय, हम इस समय अगर देखें तो हम कहेंगे गोल्ड इतने, जैसे गोल्ड है एक एक्सपेंसिव चीज़ है। गोल्ड इतने, एक तोला गोल्ड इतने रुपए का, कुछ मैक्सिमम 50,000 इतना कुछ है। और इस समय हम वैल्यू पता लगा रहे हैं कि वैल्यू हमें पता है, लेकिन उस समय भाई किसी को मनी तो थी नहीं, तो वैल्यू कहाँ से पता लगानी थी? गुड्स की वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। या वॉज आना है भाई, यहाँ पे वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। उस समय गुड्स की वैल्यू पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी।
बार्टर सिस्टम वॉज टाइम कंज्यूमिंग। ये जो सिस्टम था ये टाइम बहुत लेता था भाई, कि एक दूसरे के बंदे को पहले ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ मुझे किस बंदे से चाहिए। समझ आई बात? ये टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम एंड डिफाइन इट्स लिमिटेशंस, तो क्या आप लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। आगे पढ़ लेते हैं। अब आया मनी, अब है पैसा, जो हम अभी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। पैसे का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है। कहने का मतलब, अगर मैं बाज़ार में कुछ लेने गया किसी बंदे के पास, मैं उसको पैसा दे दूंगा। क्या एक्सचेंज हुआ? मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे वो गुड दिया जो मुझे चाहिए था। समझ आई बात? पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ आई कि पैसा एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएरी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी या गुड हो या कोई सर्विस हो, इन एन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मनी का है, मतलब मनी की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन द बार्टर सिस्टम। मनी ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब से हम मनी को, पैसे को यूज़ करने लगे हैं, इसने मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ख़त्म कर दी है, जो बार्टर सिस्टम में थी। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है क्या, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इट मीन्स both parties, that is buyer and the seller, have to agree to sell and buy each other's commodities। यहां पर देखो, एक बंदा सेलर होता है मार्केट में, एक होता है बायर, कि एक बंदे ने प्रोडक्ट बेचना है, एक ने खरीदना है। और यहाँ पे कभी कभार दोनों की सेटिस्फैक्शन, वही चीज़ आ गई बार्टर सिस्टम में जो हमने कहा था ना, कि दोनों की सेटिस्फैक्शन पूरी होनी ही चाहिए, कि टू पीपल मस्ट बी देयर टू सेटिस्फाई ईच अदर्स नीड। बिल्कुल सेम पॉइंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि बायर और सेलर दोनों एग्री होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट बेचने को तैयार है और ये लेने को तैयार है। दे हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। ठीक है, लेकिन अब पैसा आ गया है, अब पैसा देगा तो वो बंदा जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो चीज़ दे देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जैसी मेजर डिफिकल्टी को हटा दिया। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है, ध्यान से देखो ज़रा। बार्टर सिस्टम है ये बंदे ने बुक्स दी, बुक्स चाहिए थी, इसको भाई फ्रूट्स चाहिए थे, ये फ्रूट्स इसको इसने दिए और ये बुक्स इसने इसको दी। एक्सचेंजिंग हो गई, यहाँ पर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं एक दूसरे की नीड को। ऐसे हम पीछे देख सकते हैं कि लोग क्या क्या एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर माइक्रोवेव है या कुछ ओवन है, यहाँ पर उसको क्या दे रहा है भाई, ऐसा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात मैं मेन मुद्दे की करना चाहता हूँ कि यहाँ पर गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है और यहाँ पर एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रही है यहाँ पे, मतलब ये प्रॉब्लम आ नहीं रही यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन अब पैसा भाई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो बिल्कुल ही खत्म। अब मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब किसी की वैल्यू को मैयर करना। Measure of value is another function of money. Money serves as a measure of value in the unit of account. Unit of account means that the value of each good or service is measured in the monetary unit. ज़रा ऊपर से चला गया दिमाग के, समझ लेते हैं क्या चीज़ है। Measure of value is an important function या is another function of money। समझाओ भैया ये क्या है चीज़। देखो, हम सपोज़ मैं कोई बुक लेने गया जो कि मुझे, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 150 रुपये की भाई। अब ये वैल्यू आ गई उस बुक की, क्या आ गई, वैल्यू आ गई। किसकी टर्म्स में आ गई, यूनिट ऑफ अकाउंट की टर्म में। यूनिट ऑफ अकाउंट की टर्म में उसकी वैल्यू आ गई कि 150 रुपये उसकी वैल्यू है। अब ये यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, बस किसी भी गुड की वैल्यू को मैयर करना इन द मॉनेटरी यूनिट, यही चीज़ होती है। मॉनेटरी यूनिट मतलब पैसों की टर्म्स में किसी भी गुड या सर्विस को मैयर करना यूनिट ऑफ अकाउंट कहलाया जाता है। समझ आई बात। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मनी का, कि इट
मतलब measure of value is an another function of money. Money serves as a measure of value in terms of the unit of account. और यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है कि किसी भी गुड या सर्विस की वैल्यू को मेजर करना इन द मॉनेटरी यूनिट। अब दूसरा पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज द मेन डिफिकल्टी इन द बार्टर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव्ड दिस प्रॉब्लम या दिस बार्टर सिस्टम। ठीक है, मैं थोड़ी सी टाइपिंग में हो गई, या यहाँ पर आना था रिमूव दिस प्रॉब्लम आएगा। अब भाई हमने क्या पॉइंट पढ़ा पहले, यहाँ पर ये देखो कि वैल्यूएशन ऑफ गुड्स वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब पैसा आ गया है, अब हर एक चीज़ की वैल्यू को हम पता लगा सकते हैं। इस प्रॉब्लम को भी मनी ने ख़त्म कर दिया है। क्या तीसरा पॉइंट लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू was the main difficulty of the barter system. Introduction of money has removed this problem या this barter system. अब एग्जाम्पल दिया, we can now say that the price of sugar is ₹30 per kg. हम अब कह सकते हैं कि चीनी की प्राइस 30 रुपये है मार्केट में। ये वैल्यू हो गई ना उस चीनी की 30 रुपये पर केजी। हम ये चीज़ कह सकते हैं, यही होती है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन द मॉनेटरी यूनिट। अब आ गया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। करेंसी क्या होती है सबको पता है। अब मॉडर्न फॉर्म्स क्या है करेंसी की, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है बताओ। पेपर नोट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, समझ आ गए नोट्स क्या होते हैं भाई, दिखाऊं, ये देखो ये नोट्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉइन्स, अब कॉइन तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं, समझ जाओगे। यहाँ पर दिखाता हूँ, ये कॉइन ही है भाई, ये चीज़ ये कॉइन है। आगे आता है डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब डिपॉजिट विद द बैंक मतलब, अब जैसे हमने बैंक में कोई खाता खुलवाया होता है, उसमें हमारी सेविंग्स रहती है या हमारा कुछ पैसा रहता है, उसी को डिपॉजिट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब पैसा जो है इसी को क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सकता है, किसी और चीज़ को भी तो यूज़ किया जा सकता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ऐसा ही क्यों कि इसी मतलब ये जो पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, इन्हीं को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है। ऐसे ही थोड़ा ना कि किसी भी चीज़ को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर देंगे, उसी चीज़ को यूज़ करेंगे ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल उसने दिया है कि ये ऑथराइज्ड है। दूसरा पॉइंट, इट्स डिमांड एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इन केस ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पॉइंट को भाई मतलब समझ में नहीं आया, समझते हैं ज़रा। इन्होंने कहा कि इसकी डिमांड और सप्लाई, पैसा जैसे हम पैसा भाई ऐसा तो नहीं एक बार में बन गए सारे नोट्स और मतलब यूज़ हो जा रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है, ये बनते हैं बार बार। अब भाई कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो फट जाते हैं, ये बार बार प्रोड्यूस होते हैं। मतलब डिमांड और इनकी सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ही इसकी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करता है। और इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, ये इशू करता है करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये करेंसी नोट्स इशू करता है। जैसे भाई अब नोटबंदी हुई, अब कुछ नोट्स जो पुराने थे वो अब मतलब उन्होंने कहा कि ये चीज़ अब ये पुराने नोट्स यूज़ नहीं होने वाले, अब उन्होंने नए नोट इंट्रोड्यूस किए। अब वो नए नोट ऐसे तो नहीं कई सालों से बने पड़े थे, ऐसा नहीं है, वो बनाए गए। ठीक है, समझ आई बात। आगे, इन इंडिया द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज़। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट पे बाद में आते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं सपोज़ भाई गया मार्केट में और कुछ चीज़ लेने गया, मैंने जो उसकी ट्रांजैक्शन मतलब मैंने उसकी जो पेमेंट की वो पैसों में की, कौन से पैसों में की है, रुपीज़ में, जो हमारी इंडिया की करेंसी है। ठीक है, लेकिन बंदा कह रहा है मैंने रुपीज़ नहीं लेने। क्यों नहीं लेने भाई, बताओ क्यों नहीं लेगा? वो लेगा, उसको लेना पड़ेगा ही, ऐसे उसके ऊपर केस भी हो सकता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया जो लॉ है हमारा वो लीगलाइज करता है कि यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। हम रुपी को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट ही यूज़ करेंगे। डैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। किसी भी पर्सन के द्वारा रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज़।
अगर कोई बंदा रुपीज़ में पेमेंट कर रहा है किसी बंदे से कुछ चीज़ लेने के लिए, और जो अगर वो बंदा नहीं दे रहा है ना, तो वो भाई उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको लेने ही पड़ेंगे पैसे भाई, क्योंकि पैसा तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होगा इंडिया में। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट को जो रुपीज़ में मेड की गई है। आगे डिपॉजिट्स विद द बैंक, हमने किसके बारे में पढ़ा? कॉइन्स और पेपर नोट्स के बारे में, जो हमारी करेंसी है इस वक्त इंडिया की, उसके बारे में पढ़ा कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसी को क्यों यूज़ किया जा सकता है। अब आगे आते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो कि तीसरी फॉर्म है मनी की। अब डिपॉजिट विद द बैंक मैंने समझा दिया था, जैसे बैंक में जो पैसे होने, सीधी सी बात। The other form in which people hold money is as deposits with the bank. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. The rest is deposited in the bank by opening a bank account. Bank accepts the deposits and also pay an interest. In this way, people's money is saved with the bank and also earns an interest. सिंपल सा पॉइंट है, समझ आ गया होगा, लेकिन हम फिर से समझाएंगे। उन्होंने कहा द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, एक और फॉर्म जिसमें लोग जो है पैसा होल्ड करते हैं, इज एज डिपॉजिट्स विद द बैंक, बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। अब भाई ऐसा थोड़ा ना कि हर एक बंदा जेब में 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए डाल के बाजार जा रहा है, उसको थोड़े से पैसे ही चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और जो बाकी होगा वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, और जो वो पैसा डिपॉजिट होगा, एक तो वो सेफ है, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है। हालांकि इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, ठीक है। इन दिस वे द पीपल मनी इज सेफ एंड विद द बैंक ऑल्सो इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। समझ आई बात कि जो तीसरी फॉर्म है मनी की, डिपॉजिट्स विद द बैंक, और लोगों को थोड़े से पैसे चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी जो है बैंक में डिपॉजिट होते हैं, वो उसको एक तो पैसा वो सेफ है, दूसरा उसको ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है। दूसरा पॉइंट, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अब इन डिपॉजिट्स, जो ये पैसा बैंक में अकाउंट में है, इसको डिमांड डिपॉजिट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोग अपनी डिमांड, जब उनको चाहिए, वो पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। समझ आई बात? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, you will what will you write? Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. आगे, demand deposits offer another interesting facility, that is making payment through check instead of cash. अब जो ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं, एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक इंस्टेड ऑफ कैश। कैश की जगह चेक से पेमेंट कर दी। चेक पता है ना सबको, उस मतलब समझ आ गई बात। अभी चेक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट्स टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज़ बीन मेड। अब ज़रा समझाता हूँ इसको। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चेक है, इसके ऊपर XYZ बंदे का नाम लिखा है कि मतलब इस बंदे को पेमेंट करनी है। अब ये जो चेक है, ये क्या बैंक को इन्फॉर्म करेगा? ये बैंक को क्या इन्फॉर्म करेगा कि इस बंदे के अकाउंट में, जिस बंदे ने, ये XYZ बंदा है जिसके अकाउंट में पैसा जाना है। अब किसके अकाउंट से पैसा जाना है? सपोज मैंने इस XYZ बंदे को पेमेंट की और मेरे अकाउंट से ये पैसा कट के बस इसके अकाउंट में चला जाएगा। वो चेक है, वो एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि इतनी अमाउंट, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये का चेक मतलब काटा, और मैंने कहा इस XYZ बंदे के अकाउंट में भेजने, बस चेक के ऊपर मैंने इसका नाम लिखा, डिटेल्स वगैरह लिखी बस, और बैंक को प्रोवाइड कर दिया। और बैंक जो है हमारे खाते से इस खाते के मतलब इस खाते से खाते में पैसे डाल देगा। समझ आ गई बात? लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब भाई हमने चेक के बारे में भी पढ़ लिया, चेक क्या होता है, लेकिन लोन बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे हम लोन्स लेते हैं, जैसे कईयों को चाहिए, वो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, लोन होता क्या है दरअसल? एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो बैंक है डिपॉजिट्स लेता है लोगों से, जैसे लोगों ने पैसा जमा किया है, दैट आर डिपॉजिट्स, बैंक एक्सेप्ट करता है उसी चीज़ को। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। अब जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया, बैंक सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन रखता है उसके डिपॉजिट्स की एज कैश विद देमसेल्व्स। क्यों रखता है?
दिस इज केप्ट फॉर डेली ट्रांजेक्शन दैट इज टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट टू कम विदड्रॉ देयर डिपॉजिटेड बैंक। अब ऐसा थोड़ा ना भाई किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए हैं, वो 5-6 लाख रुपए हर एक बंदे के अकाउंट में, मैं कह रहा हूँ सपोज कि सपोज 100 बंदे हैं, उन अकाउंट एवरेज सबके अकाउंट में 5 लाख है या 6 लाख है, ठीक है। बैंक सारा का सारा पैसा थोड़ा ना एक ही बार में रख लेगा, क्यों नहीं रखेगा भाई, इतना ज़्यादा पैसा कैसे होल्ड करेंगे एक बार में। वो थोड़ा सा ही पैसा रखते हैं ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो जाएं। जैसे किसी अकाउंट किसी बंदे को चाहिए, अब कोई एक बंदा आया उसको चाहिए 20,000 रुपये चाहिए, अब उसको 5 लाख में से सिर्फ 20,000 चाहिए अपने अकाउंट में से, अब 5 लाख थोड़ा ना पूरा चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा पैसा रखते हैं उनके डिपॉजिट्स का ताकि वो डेली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकें। बैंक्स ऑफन क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट व्हाट इज क्रेडिट, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्रेडिट अभी के लिए समझ लो सिर्फ एक लोन जैसे। बैंक्स जो है लोन उसी के दम पर देते हैं, उनकी जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं, समझ आई, कि जो बंदे ने डिपॉजिट किया 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 100 बंदे हैं यहाँ पर, 100 से भी ज़्यादा होते हैं भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो भाई इसी के दम पर जो ये पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, इसी के दम पर वो क्या करते हैं, दूसरे बंदों को लोन्स चाहिए देते हैं जिनको चाहिए होते हैं। बैंक्स गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स। देखो हमने क्या पढ़ा, ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक रामू जी हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ठीक है, रामू है, ये जो है इसने बंदे ने अपने बैंक में डिपॉजिटर है, ये इसने पैसा मतलब डिपॉजिट किया हुआ है, डिपॉजिटर, भाई माउस से लिखा नहीं जाता, वैसे लिखने की कोशिश तो करता हूँ। और यहाँ पर है शामू जी, ठीक है, ये बोरोवर है, दिस इज डिपॉजिटर, रामू जो है डिपॉजिटर है, शामू जी बोरोवर है। रामू ने अपना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, शामू को थोड़ा सा पैसा चाहिए बैंक से। अब जो बैंक है इंटरेस्ट रेट इसको भी मतलब दे रहा है, कहने का मतलब जैसे इसने इसको 5% 3% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक उसके जो जमा कुंजी है उसके ऊपर, और जो यहाँ पर ये बोरोवर है इसको भी इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि इसको भाई बैंक अपना जो मतलब रेवेन्यू है इसी इंटरेस्ट के दम पर कमाते हैं। किस इंटरेस्ट के दम पर, बोरोवर के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। अब ये इंटरेस्ट 3% नहीं होता, ये इंटरेस्ट होता है कम से कम 9-10% होता है भाई, ये अलग अलग लोन एक्टिविटीज़ के ऊपर, मतलब एवरेज ले लो 9 से 10 इंटरेस्ट होता है। अब ये जो इंटरेस्ट है डिपॉजिटर इंटरेस्ट से तो ज़्यादा है, और इसी इंटरेस्ट के दम पर बैंक्स जो है अपना पैसा कमाते हैं। समझ आई बात। बैंक्स जो है इंटरेस्ट देता है डिपॉजिटर को, और इंटरेस्ट किससे लेता है, बोरोवर से। बैंक्स गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स। द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज हायर देन द डिपॉजिट रेट। वही बात कि जो लेंड किया हुआ किसी को मतलब प्रोवाइड किया हुआ लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमेशा हायर होता है डिपॉजिट रेट से। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। वही बात जो मैंने समझाई, जो इनमें डिफरेंस होता है कि व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स, जो बोरो किसी बंदे ने पैसा लिया बैंक से, व्हाट इज चार्ज, क्या उस बैंक ने चार्ज किया, और व्हाट इज पेड, पेड मतलब किसी बैंक ने जो इंटरेस्ट पेड किया, इसका जो बीच का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर 3% बैंक जो पे कर रहा है और 9% लगा रहा है, कितना डिफरेंस आ गया, 6% का। इसी 6%, ये जो 6% है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द बैंक्स। अब आगे कैश रिजर्व रेशो, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा नो डाउट banks want to earn maximum profits, but it does not mean that it will give the entire amount of primary deposits as loans. कहने का मतलब कि भाई किसी ये जो मैंने वही एग्जांपल को लेके चलते साथ में, 100 बंदे हैं, हर एक के अकाउंट में कितने पैसे हैं, 5 लाख रुपए। अब भाई कितने हो गए, 5 × 100 कर दो, 500 लाख, मतलब 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ के पूरे लोन थोड़ी ना ले देंगे, मतलब दे देंगे 5 करोड़ का पूरा ही लोन थोड़ा ना दे देंगे, जब तक 5 करोड़ खत्म नहीं होते दे ही जाएंगे। क्योंकि अगर सपोज कोई बंदा लेने आ जाता है
कोई बंदा डिपॉजिटर है, उसकी किसी भी उसके डॉटर की या किसी की शादी है, उसको कितने चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए उसके अकाउंट में से, वो किसी भी वक्त अपने अकाउंट में से पैसा निकाल सकता है, और अगर उसको पूरा निकालना है पूरा भी निकाल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भाई उनका पैसा है, वो जब मर्जी निकाले, उन्होंने सेव किया हुआ है, उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, वो उनका हक है कि जब मर्जी निकाल सकते हैं वो पैसा। अब ये चीज़ को जरा ध्यान से समझना, बैंक जो है वो जो प्राइमरी डिपॉजिट्स का यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल जो डिपॉजिट बंदों ने किया हुआ है वो सारा का सारा एज ए लोन नहीं दे देते हर एक बंदे को। दोज हु डिपॉजिट्स फंड इन द बैंक कैन विदड्रॉ द सेम एट एनी टाइम बिकॉज इट इज़ देयर मनी। वही बात, वो किसी भी वक्त पैसा निकाल सकते हैं, अगर वो पूरा चाहें वो पूरा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई उनका पैसा है। और बैंक जो है सिर्फ छोटा सा मतलब थोड़ा सा अमाउंट रखता है कि टोटल अमाउंट अगर है ना भाई, सपोज 500 लाख है भाई, मतलब 5 करोड़ है बैंक के पास, अब उसमें से भाई वो 1 करोड़ रखेगा सेव एज ए, उस सेविंग को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व्ड रेशो, कि अगर कोई बंदा पैसा लेने आ जाए तो वो दे सके, ऐसा नहीं भाई हमारे पास तो है नहीं हमने लोन दे दिया, ये चीज़ नहीं। वो थोड़ा सा पैसा रिजर्व रखते हैं और उसी पैसे को, उसकी जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं एक बार। नो डाउट बैंक्स वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स बट इट डज नॉट मीन दैट इट विल गिव द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स एज लोन्स। दोज हु डिपॉजिट्स फंड्स इन द बैंक can withdraw the same at any time because it is their money. Hence, banks always keep some part of the total amount deposited as cash reserve to meet the needs of depositors. That part of total deposits which the bank keep with itself in cash form is called cash reserved ratio. अब भाई तभी, अब पैसे की ऐसी दिक्कत को बंद करने के लिए तभी डिजिटल पेमेंट आ रही है, समझ आई बात। कभी कभार दिक्कत हो जाती है कि पैसा नहीं मिल रहा, जैसे नोटबंदी थी, दिन का 2000 मिल रहा था सिर्फ, समझ आई बात। ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है कि कैश रिजर्व रेशो होती है, समझ आ गया। अब इस जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है भाई अच्छी तरह से बना तो नहीं, लेकिन देखो ये जो बैंक है मिडल में है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, किसको चार्ज कर रहा है, बोरोवर्स को, बोरो मतलब जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है। बैंक जो है बाद में इंटरेस्ट पे भी कर रहा है, किसको कर रहा है, डिपॉजिटर्स को। बस सिंपल, मैंने समझाया बात ही। बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज किसको कर रहा है, बोरोवर्स को, और पे किसको कर रहा है, इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को। और जो लेंडिंग रेट मतलब जो बोरोवर, जो बंदे ने पैसा लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है डिपॉजिटर से। अगर डिपॉजिटर को 3% मिल रहा है तो इसके ऊपर 9% चार्ज हो रहा है, और जो ये बाकी का जो इसके डिफरेंस है 6%, यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के लिए। एक थोड़ा सा रिवीजन कर ली पिछली, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ बैंक, अब हमने ये पढ़ लिया बैंक लोन्स, अब मेन सोर्स ऑफ इनकम उसकी कैसी है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, लेकिन बैंक एक जो बैंक है वो वर्क कैसे करता है। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, मतलब लोन कैसे देता है बैंक। क्रेडिट क्रिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका मेन फंक्शन यही होता है कि लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्रिएट करना। बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। और जो बैंक है हमेशा लोन उसी बंदे को देता है जिसने प्रोडक्टिव कुछ काम करना हो, जैसे किसी ने घर बनाना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, उसी को लोन देगा। ऐसे नहीं कोई मुंह उठा के कुछ भी गलत काम के लिए लोन नहीं कभी भी बैंक देता, सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए कभी भी बैंक लोन नहीं देता है। और ये क्रेडिट जो हमने पढ़ा, क्रेडिट क्रिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये क्रेडिट क्रिएशन होती क्या भाई, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrowers with money, good or services in return from the promise of future payment। सिंपल सी बात, ये एक एग्रीमेंट होता है जहां पर जो लेंडर है, लेंडर मतलब देने वाला, सप्लाइज द बोरोवर्स, बोरोवर मतलब जो लेने वाला है बंदा, उसको कुछ भी चीज़ दे सकता है, मनी पैसा हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, इन रिटर्न फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जैसे किसी बंदे ने 20,000, ये दो तरह के होते हैं, बैंक भी लोन देते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर भी लोन देते हैं। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं पढ़ते हैं भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये जो बैंक है किसी बंदे ने लोन लिया 3 लाख का, भाई लोन लिया, मैं कह रहा हूँ वैसे 3 लाख का वैसे लोन लिया, उसको अपना कोई प्रोडक्टिव पर्पस करना है,
या कुछ दुकान वगैरह सेटअप करने, 3 लाख वैसे बहुत कम है, चलो बड़ा ले लेते हैं, 7 लाख का लोन लिया, कुछ भी करना है उसे, घर बनाना है, उसमें हेल्प चाहिए। अब ये एक प्रोडक्टिव पर्पस हो गया क्योंकि घर बनाना है। अब ये जो बंदा है, ये बैंक ऐसा होता है ना 7 लाख दे दिया एक बार में, तो भाई वो बंदा वापस ही नहीं करेगा, भाई वापस करेगा ऑब्वियसली। ये जो उसको एक प्रॉमिस है कि वो वापस करेगा, बेशक थोड़ा थोड़ा करके करे, जैसे किस्तें बनती हैं, ठीक है, ये फ्यूचर पेमेंट इसकी होगी। समझ आई बात। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, गुड और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। अब भाई क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्रेडिट हेल्प्स द पीपल टू परचेज हाउसेस। वही एग्जांपल दे दिया मैंने कि लोगों को कोई घर खरीदने के लिए क्रेडिट जो है हेल्प करता है। क्रेडिट हेल्प द बिजनेसमैन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। जो बिजनेसमैन है उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में हेल्प करता है क्रेडिट। द डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग रेट एंड द बोरिंग रेट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। ये भाई इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट में आ सकता है, पॉइंट आ सकता है, क्योंकि बैंक के लिए भी तो फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि बोरोवर और लेंडर के लिए ही फ़ायदा, बैंक्स के लिए भी कोई फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि जो डिफरेंस है लैंडिंग रेट और बोरिंग रेट, लैंडिंग रेट क्या हो गया? क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के लिए। इन रूरल एरियाज मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। रूरल एरिया जो मतलब गांव जो होते हैं ज़्यादातर, उनमें क्रेडिट की डिमांड मेनली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही होती है, ठीक है। अब क्रॉप प्रोडक्शन किसी के लिए चीज़ भी ले हो सकती है, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए क्रेडिट ले सकते हैं। फार्मर यूजली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जो किसान है वो मेनली, जैसे खारीफ क्रॉप्स का सीज़न है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब क्रॉप को उगाया उस वक्त जो फार्मर है उसने लोन लिया, और जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई, जैसे वीट है अप्रैल में हार्वेस्ट होती है, उस समय बैंक वो लोन चुका दिया, क्योंकि अब उसके जो वो चीज़ बेचेगा उससे उसको पैसा आया और उस पैसे से वो बैंक का लोन चुका सकता है। फार्मर्स कब यूजुअली लोन देते हैं? फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन फार्मर्स टेक द लोन्स एंड व्हेन दे डिड रिटर्न, तो आप क्या लिख सकते हो? समझ आ गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। भाई एडवांटेजेस तो हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। क्यों? देखो समझो ना अपने आप ही कि भाई हम 5 लाख रुपए ले रहे हैं, उसके ऊपर 9% हमें ब्याज देनी है और उसको बढ़ा के देना है पैसा। ऐसा नहीं कि 5 लाख का 5 लाख ही वापस करना है, कि आज के वक्त मैंने 5 लाख लिया और 5 सालों बाद मैं 5 लाख ही वापस करो। उसका पता नहीं कम से कम 7-8 लाख मतलब बढ़ा के उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है ना। अब मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट जितना भी लगेगा उसको उतना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख लिया और 5 लाख ही वापस देना पड़ेगा 5 सालों बाद, ऐसा नहीं है। कम से कम उसको 8-9 लाख मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब भाई हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। बैंक्स चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसी, अब क्या है इन्होंने लिखा, कहते हैं बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। और जो वो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज होती है, जैसे किस्तें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी बंदे ने 7 लाख का लोन लिया, ठीक है, उसकी किस्त क्या बनी पर महीने की बनी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ 5,000 रुपया पर महीने की किस्त बनी, ठीक है। अब भाई लेकिन वो बंदा जो है वो 10,000 तो कमा ही रहा है अकेला, वो उसका जो लार्ज पार्ट है 5,000 तो उसकी किस्त में ही चला गया, 5,000 उसके पास सेविंग रह गई। अब भाई वो 5,000 में क्या क्या कर लेगा? समझ आई बात। कि बैंक्स जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो उसका जो मेन पार्ट होते हैं, 5,000 की किस्त बनी, उसमें से ये जो आधी इसकी सैलरी कितनी है, सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 20,000 है, ठीक है सैलरी, तो उसमें से भाई 5,000 तो उसका उसमें चला गया बैंक में। लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रीपे द लोन। अब मैं ये पुअर किसी गरीब बंदे के लिए कह रहा हूँ कि इसने, गरीब नहीं मतलब मिडिल क्लास बंदा, उसने लोन लिया लेकिन उसकी अर्निंग कम है, और उसका जो अर्निंग का मैक्सिमम पार्ट है, लार्ज पार्ट है, वो बैंक के लोन को ही चुकाने में
जा रहा है। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द बैंक हैज द राइट टू सेल द असेट्स ऑफ बोरोवर। अब समझो इस बात को, अगर जो बोरोवर है, अगर किसी बंदे ने पैसा लिया है और वो फेल हो जाता है कि बैंक को लोन प्रोवाइड नहीं कर पाता वापस, तो बैंक के पास ये अधिकार है कि जिस मतलब एक भाई यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी को कोलेट्रियल कहते हैं कि जिसके दम के ऊपर लोन मिलता है। अब ऐसा ही थोड़ा ना कि भाई किसी भी बंदे को लोन मिल जाएगा। अब बंदे ने लोन लिया, वो कहता है अगर मैं लोन ना चुका पाया तो मेरा घर गिरवी है, जैसे मेरे गहने गिरवी हैं या घर गिरवी है, किसी भी चीज़ को गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए, कोलेट्रियल। अगर वो बंदा लोन नहीं चुका पाता तो बैंक के पास अधिकार है कि जो चीज़ उसने गिरवी रखी है वो उसको बेच सकते हैं, क्योंकि भाई उनको तो अपना पैसा वापस लेना ही है। समझ आई बात? ये दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज, इफ लोन इज यूज्ड फॉर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज देन द बोरोअर कैन बी पुश्ड इनटू डेब्ट ट्रैप। अब ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है भाई? अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहने का मतलब जहाँ से कोई प्रोडक्टिविटी निकल नहीं रही, कि हमने वैसे ही लोन ले लिया, दिल कर रहा था भाई लोन लेने का, ऐसे नहीं कि भाई लोन वैसे ही ले लिया और पैसा आपकी इनकम है नहीं, बिल्कुल भी पैसा आप कमा नहीं पा रहे, ठीक है। अब तब वो बंदा डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोवर। अब भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी बंदे की किस्त बनी 7,000 रुपया महीना, उसकी इनकम ही 5,000 है। ऐसा है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है बैंक के केसेस में, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होता है ये। उसकी इनकम ही 5,000 है भाई, वो कैसे किस्त चुका देगा बैंक की? दैट इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। कि अमाउंट टू बी रीपेड, जो उसको अमाउंट पे करनी है वापस, वो ज़्यादा है इनकम से उसकी आगे। हालांकि ऐसा काफ़ी कम होता है, ये तब चांसेस होते हैं जैसे इनकम किसी बंदे की 20,000 हो, फिर सीधे ही 5,000 आ जाए। समझ आई बात? बैंक तो सिक्योरिटी चाहे वो देखता है, इनकम वगैरह सब कुछ देखता है कंज्यूमर की, कि भाई ये किस्त चुका भी सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सभी अभी मतलब कोई भी बंदा गया उसको लोन मिल गया। आगे, बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू द पुअर पीपल एज दे डू नॉट हैव एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अब इसका चौथा डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये गरीब लोगों को जो बैंक है वो लोन नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता भाई? ऑब्वियसली उनके पास सिक्योरिटी नहीं है कि भाई अगर हम लोन ना चुका पाए तो हमारी ये चीज़ गिरवी है। उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। बैंक उसी को लोन देता है जहाँ जिसके पास अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो, कोलेट्रियल हो। कोलेट्रल, अब हम पढ़ते हैं कोलेट्रियल क्या है, समझ आ गए? 4 डिसएडवांटेज ऑफ द बैंक क्रेडिट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट, क्या आप लिख सकते हो? आगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि भाई क्रेडिट की टर्म्स क्या है, क्रेडिट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं लोन लेने के लिए, क्या क्या मतलब इसमें होता है, ऑल दैट। इंटरेस्ट रेट होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक। कोलेट्रियल, जो चीज़ हम गिरवी रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, कि पैसा, कहने का मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट जहाँ से आप पैसा वापस करोगे। टुगेदर फॉर्म्स द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्या क्या लिखोगे? इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रियल एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर फॉर्म्स द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which the borrower must pay to the bank along with the repayment of principal amount. इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट, लोन का एग्रीमेंट, जिसमें ये स्पेसिफाई होता है कि जो बोरोवर है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना 5 लाख किया, वो तो उसकी किस्त बनी, सपोज 5 लाख की अगर किस्त बनी 5,000, ठीक है, तो वो तो उसको वापस करना है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जब लगेगा वो भी वापस करना है। 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा, बन गया 8,000 या 9,000, वो जो उसके साथ वापस करना है, इंटरेस्ट रेट के साथ, ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा उसे अगर लोन लेना है। दूसरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स्ड रेट, जो कि पूरे, जैसे किसी बंदे की किस्तें बनी 20 साल की, ठीक है, और पूरे 20 साल जो इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे उन्होंने 10% इंटरेस्ट रेट लगाया, वो 10% ही रहेगा पूरे, मतलब 20 साल, ठीक है, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड रेट, द रेट इज फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज थ्रू आउट द लोन पीरियड। लोन के पूरे पीरियड में जो रेट है वो चेंज नहीं होता। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट। दिस रेट वेरी अकॉर्डिंग टू द बैंक्स पॉलिसी एंड द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये जो रेट है ये ऊपर नीचे जाता रहता है। किसके आधार के ऊपर? बैंक्स की पॉलिसी के ऊपर या पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर।
अब आता है कोलेट्रियल। हमने किसके बारे में पढ़ लिया, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ लिया। अब आता है कोलेट्रियल। It is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. ये एक असेट है जहाँ पर बोरोवर के पास कोई चीज़ है और ये एज अ मतलब गिरवी रखता है, गारंटी देता है कि बैंक को अगर मैं ये लोन मतलब वापस ना कर पाया तो ये चीज़ मेरी गिरवी है, आप इसको बेच देना। समझ आई बात। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन देन द बैंक हैज़ द राइट टू सेल द असेट और द कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। Properties such as land tile, deposits with the bank, livestock are some common example of collateral used for borrowing. Collateral होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो चीज़ कोलेट्रियल और डॉक्यूमेंटेशन, ये दोनों चीज़ें होना तो ज़रूरी है अगर किसी बंदे को बैंक से लोन चाहिए। समझ आएगा। कोलेट्रियल कि कोई भी चीज़ जो गिरवी रखी है, मतलब एज अ गारंटी प्रोवाइड की है बैंक को कि अगर मैं लोन ना पे कर पाया तो आप इस चीज़ को बेच सकते हो। और बैंक को अधिकार भी है, ऐसा नहीं कि बंदा चाहेगा बेचेगा। बैंक अगर भाई वो लोन ना प्रोवाइड कर पाए वापस, तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वो उसका कोलेट्रियल बेच सकता है। जो चीज़ उसने गिरवी रखी है वो बेच सकते हैं। उसमें कुछ भी आ सकता है, गहने आ सकते हैं या लाइफ स्टॉक्स आ सकते हैं कि भाई उसका जो घर बन रहा है वो, कुछ भी चीज़ हो सकती है गिरवी। डॉक्यूमेंटेशन, अब बैंक को दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है मेन, जो अगर उस किसी को बंदे को लोन चाहिए, इट इंक्लूड्स डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अगर किसी बंदे को लोन चाहिए उस बंदे का डेट ऑफ जो बर्थ है उसका प्रूफ चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, पे स्लिप चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती है, पेपर्स ऑफ लैंड, जिस बंदे ने जिस चीज़ के लिए अगर प्रॉपर्टी है वो खरीद रहा है या वो कुछ भी कर रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसके पेपर्स चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बैंक को कह रहा है कि भाई मुझे घर बनाने के लिए लोन चाहिए, लेकिन इस्तेमाल जो पैसा बैंक से आ रहा है वो किसी और चीज़ के लिए ऊपर कर रहा है। उसको प्रूफ, बैंक को प्रूफ चाहिए कि भाई ये सच्ची में कोई बंदा जगह ले रहा है, उसके ऊपर घर बनाने वाला है कि नहीं बनाने वाला। कि ऐसी बैंक को कह रहा है कि मुझे घर के लिए लोन चाहिए, लेकिन जो इस पैसा मिल रहा है वो किसी और जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब हमने बैंक्स के बारे में पढ़ लिया कि बैंक्स लोन किसको देता है, कैसे देता है और क्या क्या चीज़ गारंटी रखती है। अब लेकिन आता है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? The cooperative credit societies play a very important role in the agriculture society. मेनली जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में। These society also occupy an important place in the context of cooperative movement in India. ये जो सोसाइटीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ग्रैब करती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इंडिया में उसके ऊपर, इसका मेन एम क्या है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का? The main aim of these societies is to give short period and medium term loans to its members. These societies encourage the habit of thrift among its members. ये समझते भाई। देखो अब भाई किसी बंदे ने लोन लिया, यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों लिखा है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही क्यों इनका मेन रोल होता है। देखो किसी बंदे ने लोन लिया, उसकी बनी 20 साल की किस्तें, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं वो छोटे छोटे लोन्स देती है, जैसे 1 लाख का लोन भी देती है। जैसे मैंने वही बताया ना, फार्मर्स जो है वो लोन लेते हैं सीज़न के स्टार्ट में, जैसे क्रॉप्स उन्हें लगानी है सीज़न के स्टार्ट में और सीज़न के एंड में लोन रीपे कर देते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। ये एक छोटा टर्म हो गया, शॉर्ट पीरियड टर्म लोन हो गया, और उसको सिर्फ चाहिए कितना, 1 लाख रुपया चाहिए भाई उसको लोन, ठीक है। ये जो लोन्स है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती हैं और इनका मेन एम ही ये होता है कि द मेन एम ऑफ दी सोसाइटीज़ टू गिव शॉर्ट पीरियड एंड मीडियम टर्म लोन और टू इट्स मेंबर। और ये जो सोसाइटीज़ है ये एनकरेज करती हैं जो उसके मेंबर्स हैं सोसाइटी के, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट मतलब कम पैसा खर्चना, कंजूसी कह सकते हो। ये हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एनकरेज करती हैं इसके मेंबर्स के बीच में कि आपको भाई पैसा फजूल खर्ची नहीं करनी है, सीधी सी बात। फाइनेंस, टू रन देयर अफेयर्स दीज सोसाइटीज़ प्रोक्योर क्रेडिट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, दीज सोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो सोसाइटीज़ हैं ये भी आगे किसी बंदे से, भाई देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पता क्या होती हैं, सपोज किसी बंदे ने लोन लिया, ठीक है। अब ये बंदे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने ही मेंबर्स हैं, 20-25 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं
ये उनमें से एक बंदे 20 में से एक बंदे को ना लोन चाहिए किसी काम के लिए। अब ये बैंक से तो भाई लोन लेगा तो भाई अकेला बंदा नहीं करेगा, हर एक बंदे को ये, जैसे बैंक से इसने लोन लिया 2 लाख का, इन सब ने मिलके। अब ये जो बंदा है, ये जो बंदे हैं, इनके जो इनकम है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे 500 रुपये भी सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपया हो गया। ये 10,000 रुपये बैंक को किस्त दी जा रहे हैं, और ये बंदा जब इसके पास पैसे होंगे इस सोसाइटी को वापस कर देगा, सीधी सी बात। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं ये भी 2 तरह से आगे लोन लेते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे एंट्री फ़ी। अब भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी ऐसे नहीं किसी भी मतलब सोसाइटी में घुस जाएगा, उसको एंट्री फीस लगेगी। शेयर कैपिटल, शेयर्स की जो मार्केट है, डिपॉजिट ऑफ मेंबर जो डिपॉजिट करते हैं बीच में, और जो रिजर्व होती है उनके पास पैसा जो सेव होता है, दीज आर इन द इंटरनल रिसोर्सेज फॉर द फाइनेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। दूसरा होता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज, द गवर्नमेंट, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर आर एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं? गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आता है, आरबीआई आता है, ये है एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। These societies also receive some money in the form of donations. इनको डोनेशंस भी मिलती हैं, प्रेजेंट्स भी मिलते हैं, मतलब पैसा किसी बंदे ने डोनेट किया 20,000 रुपया, ये डोनेशन आ गई। प्रेजेंट किसी बंदे ने वैसे ही 10,000 रुपये गिफ्ट कर दिए। एंड ग्रांट्स, ये भी मेन सोर्स ऑफ मतलब जो पैसा जहाँ से इनको मिलता है इन चीज़ों से भी मिलता है। आगे पढ़ ले। दीज सोसाइटीज़ गिव शॉर्ट पीरियड टर्म लोन्स टू देयर मेंबर्स फॉर देयर